प्राइस एक्शन का पहले थोड़ा सा एक सिलेबस देख लेते हैं। देखो प्राइस एक्शन ना हम लोगों का, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, हर जगह प्राइस एक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा करते हुए कहा था कि प्राइस एक्शन की जो सीरीज होती है, पूरे अगर आप स्टॉक मार्केट को देखोगे तो ओवरऑल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे हम कह सकते हो कि वह फेयर है, डेटा वाइज क्लियर है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो पूरे स्टॉक मार्केट में अगर कोई चीज बिल्कुल रियल है, जो एकदम साफ साफ डेटा वाइज चेंज हो रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एलटीपी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। अदरवाइज सारी चीज आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेटेड है। वॉल्यूम भी एक साथ आपको दिखाया जा सकता है, चाहे आप किसी भी इंडिकेटर को आप फॉलो करते हो वो भी आपको कभी ना कभी कोई ना कोई फॉल्स बात बताएगा। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा और हमेशा स्टॉक मार्केट में साफ डेटा देता है, दैट इज प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को अपना आधार बना करके कोई भी ट्रेड चुनते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखेंगे कि आप ट्रैपिंग से बच गए। फेक कैंडल, चार्ट पैटर्न, ये सब फेक है। अब लॉजिक्स पे पहले से बात करते हैं। यदि चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक इतना इंपॉर्टेंट होती जिसपे हम रिलाई कर सकते होते कि ये रिवर्स हैमर बनने के बाद ऐसा ही होता है, मारूबोजू बनने के बाद ऐसा ही होता है, तो आप सोच के देखिए कि बस खाली 30 कैंडल पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे इजियर हो जाता है और हमें सिर्फ इस बात का इंतजार करना आता है कि कब रिवर्स हैमर बन रही है। रिवर्स हैमर होने के बाद हम एंट्री बना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर अगर हम चार्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे तो भी हमें कभी ना कभी नुकसान हो जाएगा, अगर हम कैंडल स्टिक्स को भी फॉलो करेंगे तब भी नुकसान हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर लास्ट लाइन में आपको कवर अप करते हुए बोले तो प्राइस एक्शन सीरीज में यदि आप पावरफुल तरीके से इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो 200% है कि आप कभी भी मैनिपुलेशन से बच जाएंगे और आपको एक क्लियर डेटा दिखाई दे रहा होता है। इसमें 3 चीजों को लेकर के बंटवारा हुआ है। पहला, प्राइस एक्शन क्या है, ये प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। फिर दूसरा है बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन, ये बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शंस में हम चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स अभी आगे डिस्कशन हो रहा है। और तीसरा है एडवांस प्राइस एक्शन। सबसे ज्यादा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एडवांस प्राइस एक्शन पर काम करती है। बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन की जानकारी होनी चाहिए और प्राइस एक्शन कैसे मूव करती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि हम लोग को कैंडल पढ़ना है, चार्ट पढ़ना है। तो आप देखिए कि बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन में क्या क्या कवर होता है। बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन में पहला आपका आया कैंडल स्टिक, मतलब कैंडल्स आप पढ़ते हैं। दूसरा आप पढ़ते हैं चार्ट्स, कैंडल पर जो चार्ट्स बनाते हैं आप उसको पढ़ते हैं। तीसरा बेसिक सपोर्ट खींचना, बेसिक रेजिस्टेंस खींचना, दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ योर प्राइस एक्शन, जिसको अभी तक आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि एक हम रेजिस्टेंस खींचना जान जाए, सपोर्ट खींचना जान जाए, ट्रेंड लाइन खींचना जाए। इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ योर ऑप्शंस ट्रेडिंग। फिर तीसरा आप रेजिस्टेंस सपोर्ट खींच लेंगे, फिर मार्केट का ट्रेंड निकालना सीखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, मार्केट किधर की ओर मूव करने के लिए कोशिश कर रही है। ट्रेंड के हिसाब से आपने अब तक बेसिक वर्ड पार पढ़े ही हैं। एक अप ट्रेंड में बात कर लिया, एक डाउन ट्रेंड में बात कर लिया, एक कंसोलिडेट मार्केट में बात कर लिया जिसको आप साइडवेज के रूप में जानते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम मार्केट की ट्रेंड को समझते हैं। मार्केट के ट्रेंड को लेकर के आप इस चीज को समझिए कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड का मतलब होता है वो एक अंक को छोड़कर दूसरे अंक और एक स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर दूसरे स्ट्राइक प्राइस में मूव करती है। उसका मतलब गिरावट और ऊंचाई उसके लिए मैटर नहीं करती, थोड़ी देर बाद वो ऊंची रहेगी, फिर नीचे रहेगी, फिर ऊंची जाएगी, फिर नीचे जाएगी। अल्टीमेटली देखा जाए तो एक समय के बाद एक ट्रेजेक्टरी से वह दूसरी ट्रेजेक्टरी में मूव कर जाएगा, उसको हम कहते हैं मार्केट का ट्रेंड। फिर हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड एरिया। सप्लाई एंड डिमांड एरिया का मतलब आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्टॉक्स हो, इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं पर भी अगर आप कोई भी चीज की खरीदारी करते हैं, फिजिकल मार्केट में भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। हमें अपनी नीड के अनुसार जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसकी डिमांड जनरेट करते हैं और जो उसकी सप्लाई कर रहा होता है हम वहां पर पहुंचकर उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। यही होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका मतलब जब फिजिकल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन है तो यहां पर भी डिमांड और सप्लाई जोन होगा। यदि अगर हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन सीख गए, बाइंग जोन और सेलिंग जोन सीख गए, तो हमें यह पता चल जाता है कि इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाइंग जोन और सेलिंग जोन कहां है।
लेकिन जो लोग इस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते वो कहीं पर भी लेवल खींचकर अपनी एंट्री बना लेते हैं। जो ट्रेडर होता है वो कहां पर एंट्री बनाएगा? बाइंग जोन पर। सेलर कहां पे बनाएगा? सेलिंग जोन पर। तो आप लोग हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन खींचना रखें। ओआई डेटा एनालिसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ओआई के थ्रू, ओपन इंटरेस्ट जिसको आप कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाइज जिसको आप देखते हैं, उसके थ्रू हमें पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओआई किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, किधर की ओर ओआई जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन बना रहा है, लाइक दैट। ये आपका पार्ट किसमें कवर अप होता है? बेसिक्स प्राइस एक्शन की सीरीज में। इज इट फाइन? फिर अगर हम दूसरे नंबर पे चले तो आपने देखा कि पहला वर्ड था वहां पर कैंडल। तो कैंडल में हम तीन तरह की कैंडल्स को पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सिर्फ एक एक कैंडल पर बनता है, ठीक। दूसरा आता है सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न, यहां पर दो कैंडल मिलकर किसी एक पैटर्न को बनाती हैं। जब आपको कोई दो कैंडल एक साथ दिखेगी तब आप समझ जाएंगे कि यहां पर सेकंड कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है। फिर तीसरा आता है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब वहां तीन कैंडलस्टिक एक के साथ एक पैटर्न बना करके हमको और आपको कुछ इंडिकेट करती है। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। अब फर्स्ट कैंडलस्टिक्स में कौन कौन सा पढ़ना है इसको समझें। फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला हम पढ़ते हैं हैमर कैंडलस्टिक, क्लियर हो गया। दूसरा हम पढ़ते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। तीसरा पढ़ते हैं शूटिंग स्टार। चौथा पढ़ते हैं डोजी। पांचवा पढ़ते हैं स्पिनिंग टॉप। छठा पढ़ते हैं हैंगिंग मैन, फिर ग्रेविस्टोन डोजी, फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी और फिर लॉन्ग लेग्स डोजी। ये डोजी का ही पार्ट है। जो आप लॉन्ग लेग्स पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रेविस्टोन पढ़ रहे हैं, ये सारा पार्ट आपके डोजी कैंडल का है। लेकिन जब सिंगल कैंडलस्टिक बनती है तो हम वहां पर इसको कहते हैं डोजी। और डोजी के जब ये पार्ट्स आप पढ़ लेंगे तो आपको डोजी के तीनों फॉर्मेशन पता चल जाएंगे कि इस कैंडल का काम क्या है, ड्रैगन फ्लाई का काम क्या है और लॉन्ग लेग्ड डोजी का काम क्या है। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक्स में हमें 9 कैंडलस्टिक्स पढ़नी है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं सेकंड कैंडलस्टिक। सेकंड कैंडलस्टिक में पढ़ना है बुलिश किकर। सेकंड कैंडलस्टिक का मतलब अमित जी क्या समझ रहे हैं? यहां दो कैंडल को देखना पड़ेगा आपको, क्लियर हो गया। तो दो कैंडल में अगर आपको कोई पैटर्न दिखेगा तो आप उसे कहेंगे बुलिश किकर, दूसरे वाले को कहेंगे बियरिश किकर, तीसरे वाले को कहेंगे इनगल्फिंग। इनगल्फिंग में भी दोनों पार्ट, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ऊपर जाती हुई, बियरिश इनगल्फिंग का मतलब नीचे जाती हुई। फिर उसके बाद आप हरामी शब्द पढ़ेंगे, थोड़ा सा अदर वर्ड है लेकिन इसको इसी शब्दों में लीजिएगा, ये जापानीज वर्ड है, ठीक है। तो बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। हरामी शब्द यहां पर हम लोग गाली के रूप में यूज करते हैं, मतलब एक स्लैंग वर्ड के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अब इसका अगर हम लोग ये सेंस पकड़ ले कि अरे यार तो ये जापान से लिया हुआ शब्द है, इसको कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन। वहां पे जो हरामी शब्द होता है वो उनके लिए बड़ा अच्छा शब्द होता है, खुशखबरी वाला शब्द होता है। वो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या कहते हैं? हरामी। अब बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। इसका मतलब जब एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर रखी होगी तो हम उसको इस तरीके से बुलिश और बेयरिश के रूप में देखेंगे। आगे ट्रिपल कैंडल में भी इसका थोड़ा सा बातचीत होगी। पियर्सिंग लाइन, ये हम लोग बहुत बार खींचते हैं। पियर्सिंग लाइन जो है कैंडल्स के बीच में खींचा जाता है 50% काट करके, तो अभी हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे। डार्क क्लाउड, ये इंपॉर्टेंट होता है। ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, ये बड़ा अच्छा कैंडलस्टिक माना जाता है। जब ये कभी हमें सिग्नल देता है बॉटम से या टॉप से तो एक अच्छी मूव जो है हमें पकड़ में आती है। तो ये आपका सेकंड कैंडलस्टिक हो गया। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक। इसका मतलब अब हम जी यहां पर तीन कैंडलस्टिक एक साथ जोड़ेंगे। इसका मतलब ये पैटर्न कभी भी अगर हम देखेंगे तो उसमें तीन कैंडल का समावेश होना चाहिए। तो तीन कैंडल के समावेश में पहला हम पढ़ रहे हैं मॉर्निंग स्टार, दूसरा पढ़ रहे हैं इवनिंग स्टार, तीसरा पढ़ रहे हैं अबेंडेंट। अबेंडेंट में दोनों पढ़ रहे हैं, एक बुलिश अबेंडेंट, एक बियरिश अबेंडेंट। फिर थ्री व्हाइट सोल्जर, ठीक है। थ्री व्हाइट सोल्जर के बाद हम पढ़ रहे हैं थ्री ब्लैक क्रोज। फिर हम पढ़ रहे हैं थ्री लाइंस। थ्री लाइंस में हम दोनों पढ़ रहे हैं, बुलिश थ्री लाइंस भी पढ़ रहे हैं और बियरिश थ्री लाइंस भी पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं थ्री इनसाइड अप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। अब आगे चलते हैं, तीनों कैंडल जब हम लोग की खत्म हो जाएगी तब हम पढ़ रहे होंगे चार्ट पैटर्न। इसका मतलब कैंडल के चलन से, कैंडल के चलन से एक चार्ट तैयार होता है। अब उसके लिए एक सिलेबस नया आया, दैट इज नोन एज चार्ट पैटर्न। अब यहां पर कैंडलस्टिक्स की बात नहीं होती,
यहां पर कैंडलस्टिक्स के द्वारा फॉर्मेशन जो हुआ है चार्ट पर, उस चार्ट की रीडिंग होती है। अब उस चार्ट की रीडिंग कितने भाग में क्लासिफाइड है, आप थोड़ा सा इसको समझ लें। पहला डबल टॉप, फिर दूसरा डबल बॉटम, तीसरा ट्रायंगल पैटर्न। उस दिन हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपके सामने बनाकर दिखाया था, तो मैंने आपसे उसी बारे में चर्चा की थी, ट्रायंगल पैटर्न की। यहां पर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइजिंग फॉलिंग पैटर्न, राइजिंग भी हो और फॉलिंग भी हो। कप एंड हैंडल पैटर्न, फिर है रेक्टेंगल पैटर्न, फिर है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इस तरीके के हम पैटर्न्स, और पैटर्न्स ना अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग पैटर्न निकाला जाता है। जैसे पैटर्न आप अपने अनुसार भी बहुत सारे, देखो यहां पर किसी एक पैटर्न को रटने से काम नहीं चलता है। यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि आपने 100-200 चार्ट्स को एनालिसिस किया, अब वहां पे आपको कभी एक एम शेप दिख गया, तो वहां से आपने नीचे सपोर्ट लाइन खींची है, तो हो सकता है आपको सेकंड बार भी एम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे। अब मान लो कि एम पैटर्न बना, तो अब आपने वहां से सपोर्ट लाइन खींची है और ये यहां से सेम उतना ही नीचे चला गया, तो हो सकता है आपको रिवर्स एम पैटर्न मतलब डब्ल्यू के रूप में दिखाई दे। एम को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो कैसा दिखेगा, डब्ल्यू पैटर्न के रूप में दिखने लगेगा। तो इसका मतलब आप ये नहीं सोचे कि जो ये चार्ट पैटर्न हम पढ़ रहे हैं बस इतना ही है। चार्ट पैटर्न व्यक्ति इंडिविजुअली भी ढूंढ सकता है अलग अलग तरीके से, बस आपको चार्ट को सही तरीके से देखना आना चाहिए। अगर आपने चार्ट में कुछ अलग गतिविधि देखी और आपने उसी पैटर्न को कई बार फॉलो होता हुआ देखा, तो आप उसे भी अपने हिसाब से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि वो कोई पैटर्न है या नहीं है, जरूरी नहीं कि आप फ्लैग पैटर्न ही देखेंगे। क्लियर हो गया? तो आप हमेशा कोशिश करें कि 10-20 चार्ट्स, 30-50 चार्ट्स पर ना हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, वो हमेशा कोई ना कोई पैटर्न जो है आपको खुद से सजेस्ट करता रहेगा, दिखाता रहेगा। एक कदम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिक्स में ही ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। मार्केट का ट्रेंड हम लोग पढ़ते हैं कि पहले ये ढूंढना सीखे कि मार्केट का आज ट्रेंड किधर है। बिफोर टू गो द ऑप्शंस ट्रेडिंग या किसी में भी आप जा रहे हो, तो पहले ये नहीं डायरेक्ट आप पूछ जाए, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज मार्केट की ट्रेंड किधर है। अगर आज मार्केट का ट्रेंड आपको पुट साइड दिख रहा है, तो फिर आप कॉल साइड क्यों बनाओगे? और अगर आज आपको ट्रेंड कॉल साइड दिख रहा है, तो आप पुट साइड अपनी एंट्री क्यों बनाओगे? तो ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रेंड के लिए आप डाउन ट्रेंड भी पढ़ चुके हैं, अप ट्रेंड भी जानते हैं, और साइडवेज मार्केट जिसको हम कंसोलिडेट मार्केट कहते हैं, ये पूरा मार्केट की ट्रेंड के अनुसार, मतलब अगर अप साइड चली गई तो अप ट्रेंड कह देंगे, डाउन साइड जा रही है तो डाउन ट्रेंड बना देंगे, और अगर बीच में किसी एक भाग में ही अप डाउन करती जा रही है तो हम उसे साइडवेज मार्केट कह देंगे। एक कदम और आगे चलते हैं, अब हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन खींचना आना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को खींचने के लिए कुछ लोग 3 तरह की मदद लेते हैं। पहला मदद कि बस आप सिंपली एक क्या खींच दीजिए, आराम से एक साइडवेज में कैंडल स्टिक्स को ध्यान में रखते हुए पैटर्न बना दीजिए। क्लियर हो गया ना? बस कैंडल स्टिक्स को ध्यान में रखिए और कैंडल स्टिक्स के आधार पर हम एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना देते हैं। फिर दूसरा आता है हमें ड्रॉइंग द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये भी हम चार्ट को ध्यान में रख करके बनाते हैं। और तीसरा आता है ओआई डेटा के थ्रू हम एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना देते हैं। तो इसका मतलब हमें 3 चीजें समझ में आ गई, एक ड्राइंग के थ्रू, एक चार्ट पैटर्न के थ्रू, मतलब एक कैंडल के थ्रू, एक चार्ट पैटर्न के थ्रू, और तीसरा आ गया ओआई के थ्रू। ओआई के थ्रू भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ेंगे। कैंडल स्टिक्स के थ्रू भी आप लोगों ने बहुत बार खींचा हुआ है, तो यहां पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी इसके रूप में आगे की चीज आप पढ़ चुके हैं, दैट इज एडवांस्ड वर्जन, जहां पर हम लोगों ने इन तीनों में से किसी की मदद नहीं ली है। ठीक है, तो एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज है। डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, ये जोन के आधार पर होता है। हम बाइंग जोन और सेलिंग जोन दोनों वहां पर निकाल लेते हैं। जहां पर हमें बाइंग जोन दिखाई देता है उसको हम लोग एज अ बायर, आप कहां पे रखेंगे उसे, सप्लाई में या डिमांड में? एज अ बायर अगर आप बाय करने के लिए हैं तो आप उसे सप्लाई एरिया में रखेंगे या डिमांड एरिया में रखेंगे? डिमांड एरिया में। एज ए सेलर, सप्लाई एरिया। क्लियर हो गया? इसी को आप बाइंग जोन और सेलिंग जोन के रूप में भी ड्रॉ कर लेते हैं। एडवांस प्राइस एक्शन में जोन के रूप में हम लोग उसे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे एडवांस प्राइस एक्शन पर बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, साइकोलॉजी। सारी चीज आप एक तरफ पढ़ डालिए,
और डे फर्स्ट से मैं पढ़ाते समय कहता चला रहा हूं कि आप तब तक इसमें विनर नहीं है जब तक आपके अंदर तीन चीज मौलिक रूप से नहीं उपस्थित है। पहला, साइकोलॉजी, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आपका मनोवैज्ञानिक स्तर कितना मजबूत है। कहा जाता है कि अगर आप डर से हैं तब भी आपका फायदा कोई दूसरा ले लेगा। इसका मतलब अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आज से बहुत सीरियस पढ़ाई पढ़े, यदि अगर आपने 25,000 रुपए की ट्रेड की है और उसमें आपने स्टॉप लॉस 5,000, 4,000, 3,000 अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट, आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार अगर आपने 25,000 रुपए का ट्रेड किया है और वह किसी भी प्रकार से कीमती पैसा है, लोन का पैसा है, फ्रेंड से मांगा पैसा है, वापसी का कोई पैसा है, या वो उस पैसे के नुकसान से आपके दैनिक जीवन में कोई इंपैक्ट पड़ जाता है, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं, मेरा अंगूठा लिखवा लो, कितना भी पढ़ने के बाद आप लॉस कर जाओगे। अल्टीमेटली 2-4 दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अल्टीमेटली 2-4 दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि मैंने तो कहा था लॉस हो जाओगे। अल्टीमेटली आप ऐसे दिन, हो सकता है ऐसा दिन भी देखें कि 25,000 रुपए आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट भी दे दिया, अंतोगत्वा आप लॉस ही कर जाओगे। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो जो इंपॉर्टेंट पैसे का प्रेशर होता है ना, वो बार बार आपको ट्रेड में ये बताता रहेगा कि यार गलत मत करना, यार रिस्क में नहीं होना चाहिए। और तब फिर जहां आपको एंट्री करनी चाहिए वहां आप साइकोलॉजिकल वेट कर रहे होंगे, और जब वो कैंडल आपसे छूट जाएगी तो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में कहोगे अरे यार आप छूट गए, अब अगर नहीं पकड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। यही कारण है मेरे मोस्ट ऑफ द सेशन और सेमिनार में मैंने लोगों से पूछा तो दो चीज बहुत कॉमन आती है। पहला, सर हम जहां से एंट्री करते हैं वहीं से मार्केट जो है वेट कर रही होती है हमारे पैसे का, और वहीं से मार्केट अपोजिट हो जाती है। सर जहां से हम ये सोच के निकल जाते हैं अब कुछ ना हो पाएगा, और वहीं से मार्केट अपसाइड चली जाती है। देखिए साइकोलॉजी है ये। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लगाए हैं कहीं पर और एक लेवल से दूसरे लेवल तक अगर आप जाने के इंतजार में हैं, तो जाहिर सी बात है एक लेवल से दूसरे लेवल तक अगर हम जाने का इंतजार है और बीच में किसी प्रकार की अगर आप हलचल पैदा कर रहे हो, इसका मतलब है लॉजिकली आप देखो कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से वह व्यक्ति मजबूत नहीं है। आपने एंट्री देख ली, आपने एग्जिट देख लिया, आपने ट्रेंड लाइन खींच लिया, आपको कंसोलिडेटेड मार्केट समझ में आ गई, आपने चार्ट पैटर्न समझ लिया, आपने कैंडलस्टिक समझ लिया, आपने एंट्री करके स्टॉप लॉस लगा लिया, और जब आपने सारा सेटअप बना लिया तो कैंडल को उसके अनुसार चलने दो, क्योंकि ये तो सारा आपका कैलकुलेशन था ना, तभी तो यू गॉट इंटर ना, तभी तो आप इंटर किए। और जैसा ही इंटर किए और आपके दिल की धड़कन यदि बढ़नी शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, दिमागी रूप से आप बहुत ज्यादा एंगेज हो गए, साइकोलॉजिकल रूप से आप अपना बैलेंस नहीं बना पाए, तो इसका मतलब अभी आप ट्रेड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे पहले आप साइकोलॉजिकल रूप से तैयार होइए, उसके बाद ही ट्रेड में आइए, नहीं तो अंतोगत्वा आप सिर्फ और सिर्फ लॉस ही बुक करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी से आप नहीं लड़ सकते। आप हर जगह पर सेट करते हो, हर एक वर्ड आप में सेट शब्द आता है, लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड सेट। आप कोई भी चीज देखिए, आप किसी भी चीज का ट्यून सेट कर लेते हो, आप देखिए ना किसी भी चीज को लेकर आप सेट शब्द लगाते हो, सेटिंग शब्द लगाते हो, लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड सेट, तो पता चलता है कि यू डिडंट वर्क ऑन योर माइंड सेट। हमें आज भी नहीं पता कि हमारा माइंड सेट क्या है। जब आपसे पूछा जाता है क्या आप लालची ट्रेडर है, उत्तर आता है नहीं सर मैंने तो लालच अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। क्या आप रिस्की ट्रेडर है, नहीं मैं रिस्क तो ज्यादा नहीं लेता लेकिन कभी कभी तो लेना ही पड़ता है। क्या आप फियरफुल ट्रेडर है, क्या आप डर से भरे हुए, अंदर से आप पूरी तरह डर से भरे हैं, लेकिन फिर भी आपका उत्तर आता नहीं सर डर के आगे ही तो जीत है। फिर डर के आगे एक मौत भी होती है, लेकिन हमको सिखाया गया है कि डर के आगे जीत है, और उसी वर्क मोटिवेशन में आप एंटर कर जाता है। नेवर इग्नोर द साइकोलॉजी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जहां पर पूरा बैंकिंग, पूरा डीआईआई, पूरा एफआईआई, पूरे बड़े बड़े वेयर हाउसेस is working on the psychology. There is a no game, there is a 40% game of the स्टडी। सिर्फ 40% का गेम है आप जो चीज पढ़ाई पढ़ रहे हो, 60% का गेम है आप ऑपरेटर की तरह सोचें, आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचें। जैसे आप कोई अमित जी इंस्टीट्यूट खोलते हैं या होटल खोलते हैं, तो आप कितनी अच्छी पनीर बनाना जानते हैं डजंट मीन दैट्स द वर्ड। हम खा के क्या बोले वो तुम्हारा बिजनेस है। आप कितने अच्छा कपड़ा बना लेते हैं डजंट मीन आप कितने अच्छे डिजाइनर हैं, बना लीजिए,
अब इसका मतलब यदि बिना मार्केट रिसर्च किए हुए आपने प्रोडक्शन इस बात में बना लिया कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, वो मार्केट नहीं होती। तो इसका मतलब साइकोलॉजी आपने रीड नहीं करी, आप मार्केट में गए और मार्केट का सेंटीमेंट नहीं देखे, मार्केट की साइकोलॉजी नहीं देखे। आज थोड़ा सा सोच के देखिएगा, साइकोलॉजी पर एक क्वेश्चन है, कोई ऐसा ब्रोकरेज फॉर्म नहीं है जो अपने डिस्प्ले पर मैंडेटरी रूप में ना लिखता हो कि इस दुनिया में 95% लोग डेली अपना पैसा गंवा के जाते हैं। बड़े ध्यान से समझिए साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब पूरी गवर्नमेंट, पूरा सेबी, पूरे लोग आपको डिस्प्ले पर पहले दिन लिख कर दे रहे हैं कि 95% पीपल यहां पर अपना पैसा लॉस का, मतलब 10 में 9 आंकड़ा दिया है उन्होंने, वो साफ साफ लिखते हैं 10 में 9। तो इसका मतलब अगर 10 में 9 लोग यहां पर लॉस कर रहे हैं तो भी ये आंकड़ा डेली बढ़ता क्यों जा रहा है? साइकोलॉजी। उनको हर दिन ये लगता है कल बेटर हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कल कैसे बेटर हो जाएगा। अब मेरी साइकोलॉजी समझिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। इट इज ऑल अबाउट दिस साइकोलॉजी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रैक्टिस। मेरी बात समझिएगा, एक इंसान कौन है, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो चरित्र है, वो जिस तरह की प्रैक्टिस करता रहता है वो इंसान वैसा ही है। इंसान नाम की कोई चीज नहीं है, वह जिसका जो चरित्र है उसी की वो प्रैक्टिस करता रहता है। जैसे एक उदाहरण, कई लोग साइकिल को बहुत आराम से चलाते हैं, कई लोग बाइक्स को बड़ा आराम से चलाते हैं, कई लोग तो दोनों हाथ छोड़ करके भी साइकिल को चलाते हैं, दोनों हाथ छोड़कर भी बाइक्स को चलाते हैं। तो क्या वो राइडिंग सही है? तो उत्तर आता है नहीं। अच्छा, वो कर कैसे रहा है? क्योंकि उसने गलत तरीके से चलाने की प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लिया है कि वह गलत चीज को भी बहुत अच्छे से चला रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिस देखिए, उसने उस गलत चीज को करने की प्रैक्टिस इतनी कर ली कि वह गलत चीज भी आपके लिए बिल्कुल, तो वो साइकोलॉजी है। वो मनोवैज्ञानिक स्तर पे इतना मजबूत है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसी चीज की प्रैक्टिस करूंगा। तो यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे विनय जी को मैं बार बार बोलता हूं कि छोटे लॉट से बार बार रिफ्रेश करके 300 रुपए की प्रैक्टिस मत करो। हो सकता है उस समय आप ये कहो, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर वेट कर लो, फंड आएगा, बिजनेस में हो, काम कर रहे हो आप, आज नहीं तो कल आएगा, अभी पेपर ट्रेड कर लो। और जब क्यों, क्योंकि एक बार आप छोटा छोटा काम करते हुए ट्रेड बना ले गए तो आपका जो साइकोलॉजिकल एक होता है ना मेंटल ऑर्डर, वो उसी चीज को अडॉप्ट कर लेता है, वो उसी पैटर्न को अडॉप्ट कर लेता है और उसी पैटर्न के हिसाब से आपकी साइकोलॉजी को मजबूत बना देता है। यहां बैठे हुए कितने ऐसे लोगों को लगता है कि जब हम लॉस में रहते हैं तो हम ज्यादा पेशेंसफुल हो जाते हैं, ज्यादा होपफुल हो जाते हैं, कंपैरिजन देन जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम उतना पेशेंसफुल ही नहीं बैठे रहते ट्रेड में। क्या कहते हैं विनय जी आप? पेशेंस में रहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो प्रॉफिट में नहीं वेट कर पाते? 1500 लगता है बस, 3000 बस, 4000 बस, ऐसा क्यों? जब आप 7000 का लॉस बड़े आराम से बियर कर रहे हो तो आप 4000 के प्रॉफिट को 10,000 क्यों नहीं होने दे रहे हो? लॉजिकल है ना? क्या आपको ऐसा फील नहीं होता कि ग्रीन में ऐसा लगता है बस बहुत ग्रीन हो रहा है? बस साइकोलॉजी पर काम करिए। जैसे अब इसी साइकोलॉजी को रिवर्स कर दीजिए, और अगर आप में से डेटा देखो, सारा चीज डेटा का गेम है। 95% लोगों का ये कहना होता है वेबिनार पे, सेमिनार पे, हर एक जगह क्वेरी फॉर्म्स में, कि जब हम लॉस देखते हैं तो हम पेशेंस में रहते हैं और जब हम प्रॉफिट देखते हैं तो जल्दी से काट कर निकल जाते हैं। जो मिल गया वो बहुत है, लॉस ये होता है कि अभी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे लोग से क्वेश्चन पूछता हूं साइकोलॉजी बेस्ड। प्यार शब्द आप सबको पता है, हर व्यक्ति किसी न किसी से प्यार करता है, माता पिता, पति पत्नी, व्हाटएवर। इसमें भी दो भाग बांट दे रहे हैं। एक तरफ है ग्रीन कैंडल जो कि आपको ग्रीन ग्रीन दे रहा है, और एक तरफ है रेड कैंडल। देखो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, डेटा नहीं पढ़ा रहे हैं। एक तरफ ग्रीन ग्रीन कैंडल, एक तरफ रेड रेड कैंडल, मतलब एक तरफ आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन चल रहा है, मतलब आपका पैसा ग्रीन हो रहा है, और एक तरफ आपके पीएनएल में आपको जो है रेड कैंडल दिख रहा है। अब मैं आपसे प्यार मोहब्बत की बात थोड़ा सा करूंगा, ठीक है? प्यार मोहब्बत में मैं क्या देखना चाहता हूं?
मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले हम ये देख लें कि हम प्यार किससे करते हैं। जरा सतीश जी चेयर दे दीजिए को। हम इसमें ये देखेंगे कि हम प्यार किससे करते हैं। चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ ग्रीन कैंडल है जो कि पैसा दे रही है, एक तरफ रेड कैंडल है जो कि आपको लॉस दे रही है। इन दोनों कंडीशन में आप किसको प्यार करते हैं? ग्रीन कैंडल को। बस एक ही चीज बताते जाइए, ग्रीन को प्यार करते हैं। आप किसको करते हैं? रेड को। मतलब लाल होने लगेगा। सॉरी, आप क्वेश्चन गलत सुन लिया, आप भटक गई। मैंने कहा आपके पीएनएल में एक तरफ ग्रीन चल रहा है और एक तरफ रेड चल रहा है पीएनएल में, नॉट कैंडल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें एक ग्रीन चल रही है, एक रेड चल रही है। आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं? ग्रीन को। सही है ना? आप ग्रीन को। तो एक तरफ बढ़िया एकदम कैंडल बढ़ती जा रही है और पैसा ही पैसा आ रहा है, और एक तरफ पैसा गिर रहा है और पैसा लॉस ही लॉस हो रहा है। किसको ज्यादा प्यार करते हैं? ऑब्वियस लगा के आगे बढ़ जाते हैं। आपके हिसाब से देवशरण ग्रीन होना। तो ओवरऑल मेजॉरिटी ने क्या कह दिया? ग्रीन। अच्छा, 100 लोगों से वोट करेंगे तो क्या कहेगा कि भैया बढ़ता हुआ पैसा किसको नहीं अच्छा लगता? नहीं, वो आप थोड़ी देर में आए ना, इसलिए यहां सीईपी नहीं चल रहा है, यहां पीएनएल की बात हो रही है। इट इज ऑल अबाउट द पीएनएल। तो अब पीएनएल में हर व्यक्ति ने 100% मेजॉरिटी के साथ क्या कहा? ठीक है। अब यही क्वेश्चन, आपने कहा है कि मुझे इससे प्यार है और इससे नफरत है। अब साइकोलॉजी सुनना, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। जिससे प्यार है उसके साथ ज्यादा रहना पसंद है, या जिससे नफरत है उसके साथ? प्यार के साथ। तो बिना जी उल्टा क्यों हुआ? नफरत वाले के साथ जीने मरने तक पहुंचे हो, और जिससे प्यार है उसको देखते ही बाहर। साइकोलॉजी रिवर्स कर लो। हम लोग ने पढ़ा है ना। अब फिर ये फिलॉसफी बड़ी गंदी चीज है, जहां काम पड़ता है वही नट बोल्ट लगा फिट कर देते हैं। शब्द को कहां फिट करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हम लोग ने पढ़ा है अंतोगत्वा एक दिन मरना ही है। ऐसे तो हम लोग ने ये भी बहुत, ये तो गीता ने कह दिया कि अंतोगत्वा देखो कर्मों का फल तुमको मरने से ही मिलता है। आ? तो कौन सी चीज कहां फिट हो रही है ये भी बुद्धिमानी का परिचय है। नहीं तो ये भी तो पढ़ा है, लोभ माया में कहां पढ़े हुए। चलो फिलॉसफी ये बात करनी है तो ऐसे भी हम कहते कहां लोभ माया में पढ़े। बस आपको ये साइकोलॉजी आज के आज शिफ्ट कर लेनी है और अपने ब्रेन को, अपने मेंटल पैटर्न को क्या कहना है? मुझे ग्रीन से प्यार है। रेड देखते ही कहो भाई साहब पहले तो तुमसे हम बहुत नफरत करते हैं, आज के आज अभी के अभी तुरंत मैं बाहर जा रहा हूं, देख लूंगा फिर। लेकिन आप इसके जस्ट अपोजिट करते हो, बोलने के लिए कुछ भी बोलो। रेड पर हम कोशिश करते हैं 900 को 2400, 2400 को 4200, 4200 को 4700, कभी कभी वो 6700, कभी कभी 7200, और पेशेंस लेवल रहे तो टोटल पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी को आज की आज रिवर्स कर दीजिए। बोलना, देखिए दो तरीके के चरित्र होते हैं, एक हम बोलकर अच्छे हैं, दूसरा हम अच्छे हैं। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। तो आप बोलिए मत कि आपका प्यार ग्रीन है। अगर ग्रीन होता तो आप पोर्टफोलियो में ग्रीन के साथ टिके रहते हैं, और यदि अगर आप इससे नफरत करते तो आप 500 रुपए भी लॉस देखने के बाद पहले मार्केट को लात मार के बाहर कर देते, तुम पहले जाओ, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तो साइकोलॉजी का गेम बहुत बड़ा है और अभी इस पे हम एक वाइड चर्चा करेंगे। एंड सेकंड इज द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ कंप्लीट प्राइस एक्शन सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहां पर सबसे ज्यादा बैंकिंग सिस्टम काम करता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इन दोनों को ही आप अपना आधार बना लें। जब हम लोगों ने डे फर्स्ट की क्लास स्टार्ट करी थी तब से लेकर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ यही दो चैप्टर है। और मैं तब से कहता चला आ रहा हूं कि आप लोग देखेंगे कि अगर आप इन दोनों के आधार पर ट्रेड करेंगे तो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी चीज का प्रमाण दो तरीके से मिलता है, पहला हमने बोला, दूसरा वह सिद्ध भी हुआ। कोई भी चीज पर आप ट्रस्ट कब करिए? दो तरीके से करिए, पहला एक बोला जाए और दूसरा वह सिद्ध होता दिखाई दे। जैसे साइकोलॉजी, हमने साइकोलॉजी पर बिल्डिंग आपकी कर दी। दूसरा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 10 टाइम से ज्यादा कोशिश किया बार बार प्रैक्टिस कराने की। अब इन दोनों के आधार पर आप पिछले 10 दिन से ट्रेड कर रहे हो,
कभी कदाल देखो एक गलती दो गलतियां हो जाती हो, स्वाभाविक तौर पे पी की जगह आप सी ले लेते हो, वह स्वाभाविक गलती है। क्यों स्वाभाविक गलती है? क्योंकि आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, मैं ही क्यों कितना ना पढ़ लो, एक बात तो हमेशा दिमाग से रखा जाता है कि मार्केट किसी का नहीं है। 100 में यदि आप एक्यूरेसी के रूप में 90, 85, इवन मैं तो कह रहा हूं इतना जवाब बड़ी बात करने से अच्छा है 70% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप बहुत अच्छे हैं। बट 70% की एक्यूरेसी में आप प्रॉफिटेबल बने रहो, और 30% जहां पे आप लॉस कर रहे हो अपने लॉस को मिनिमाइज कर लो। अब यहां पर देखो साइकोलॉजी में क्या कह रहा हूं, क्या मनोविज्ञान पढ़ना है। पहला, व्हाई द प्रोफेशनल ट्रेडर आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। व्हाई, अच्छा आपको लगता है एफआईआई लॉस नहीं करता? अभी डेटा खोल करके मैं आपको दिखाता हूं एफआईआई 23 दिन में कितना लॉस करता है, डीआईआई कितना लॉस करता है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस कितना लॉस करते हैं। तो इसका मतलब है कि वह भी जब लॉस कर रहे हैं तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। लेकिन वो क्या बैलेंस कर रहे हैं उसको समझो। 70% आपकी एक्यूरेसी हो गई, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये चीज को लेकर आप अपने आप को पूरी तरह से मैनेज रखो। कैसे मैनेज रखो? ये सोच करके कि भैया जितना यहां प्रॉफिट आ रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक तो आप यहां पे हाईली प्रॉफिटेबल का गेम कर रहे हो, दूसरा 30% जहां पे आपको लगता है कि हमसे रॉन्ग एंट्री हो सकती है और हम गलत हो सकते हैं और हम लॉस कर सकते हैं, तो लॉस को जितना अमित जी सतीश जी आप मिनिमाइज कर लेंगे वह भी आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबल होता है। तो एक तरफ आप प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाइए देवसरन, और एक तरफ अपने रेड को, अपने लॉसेस को घटाइए। अब घटाने का तरीका ये आपका डिसिप्लिन हो सकता है। जैसे मैंने आपने उस दिन 25,000 30,000 की ट्रेड करी, 7,000 रुपए आपके पोर्टफोलियो में आ गया, तो मैंने आपको कहा अगले दिन के लिए अवॉइड द ट्रेड। आपने एक ट्रेड किया, मैंने एक ट्रेड किया, 25,000 रुपए मुझे मिल गया, मेरा 30,000 का कैपिटल था, 25,000 रुपए मिल गया। अब अगले दिन मैंने साइकोलॉजिकल रूप से कहा कि मार्केट कहीं पर भी चली जाए लेकिन आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हो सकता है उस दिन आप लॉस करने वाले थे, आपने अपना लॉस ट्रेड ना करके ही पूरा पूरा सेव कर लिया, तब भी तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन आप साइकोलॉजिकल रूप से इतने दुखिया और गरीब हैं कि हमको ऐसा लगता है सर क्या बता रहे हैं आप, गए ही नहीं, ग्रीन हुआ ही नहीं, तो काहे बात का प्रॉफिट। तो मैं कहता हूं एक बार चले जाओ, ट्रेड कर लो, शाम में मुलाकात होगी। तो लॉस करके जब आप शाम में मिलोगे तब आप कहोगे कि तो कि आपकी आदत बनी हुई है ट्रेड करना है। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को इधर बढ़ा दीजिए और इधर साइकोलॉजिकल रूप से इतने मजबूत हो जाइए कि जिस दिन भी आपको लगे कि नहीं यार आज मजा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे आगे माइंडसेट, डबल काम एक साथ नहीं। इमोशनल, अगर घर से थोड़ा भी आप पति पत्नी लड़ाई हो ली, दोस्त दोस्त नहीं आज बातचीत किए, तो अगले दिन बिल्कुल ट्रेड में मत जाओ। इमोशनल लॉस सबसे बड़ा लॉस होता है इस दुनिया का। रिवेंज, एक बार अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को दोबारा प्रॉफिट करने पे मत जाओ। रिवेंज बहुत खतरनाक होता है, और ये इसी चीज को लेके बार बार आपको हमको एक्साइट भी करता है। और चलो इसको थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस में बदलते हैं। आप एक दिन विनय जी बहुत तेजी से भागते हुए जा रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे, और अचानक से आप हिमालय से टकरा गए और वापस आए 2 किलोमीटर, देखें अरे इस साल हम तो हिमालय से लड़ गए। कभी ऐसा हो सकता है? क्यों? पत्थर तो वो भी है। अच्छा, कभी आप दौड़ रहे होंगे, चौखट पत्थर डिवाइडर से लड़ सकते हैं? क्यों? पत्थर तो वो भी। बस दोनों में अंतर यह है बड़ी चीज दूर से दिख जाती है, गलतियां छोटे से होती हैं। बड़ी गलती कोई करता ही नहीं है, छोटी छोटी नॉनसेंस गलतियां की जाती हैं। अब साइकोलॉजी देखो, छोटी गलती देखो रुक जाओ, बड़ी गलती तो वैसे नहीं करोगे। लॉजिकल समझो, पहले हिमालय से तो ऐसे नहीं टकराने वाले हो, छोटे से टकराने वाले हो, छोटे से बच जाओ। आप देखिए आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रहेंगे। और ये मैं बात अब तक बोल रहा था, अब चलो सिद्ध करता हूं। इनका आप पुराना 35 दिन का ट्रेड उठा के देखो, 35 डेज के ट्रेड में आप कितने दिन लॉस में हैं? गिने चुने दिन। और वो गिने चुने दिन लॉस में क्यों है ना मिस्टेक? यू गॉट द मिस्टेक ना, कि ये मैंने किया है मिस्टेक और उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स मिला। नहीं किया होता मिस्टेक तो आज पोर्टफोलियो डबल हो गया होता। एग्री? ठीक है, आप पूरे 30 दिन का पोर्टफोलियो निकालिए,
अल्टीमेटली क्या है, प्रॉफिटेबल हो गए। थोड़े दिन अगर आप गलती नहीं किए होते तो और प्रॉफिटेबल हो गए होते। सेकेंडरी, हमने अपने लॉसेस को और मिनिमाइज किया होता। और जिस दिन कहा गया ट्रेड नहीं है, आपको याद होगा कि पहले की एक्सपायरी में मैं आपको कभी ट्रेड के लिए नहीं कहता था, फिर 2-3 एक्सपायरीज ऐसी आई जहां मैं स्वयं से आपको एक्सपायरी के लिए कहने लगा। क्यों? क्योंकि आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले तक का चार्ट पैटर्न उठा के देखोगे तो एक्सपायरी में किसी प्रकार का कोई मूव नहीं आता था। तो इसका मतलब है ना कि स्नेहल जी आप अवॉइड करिए ट्रेडिंग। अब आपके मन में एक साइकोलॉजिकल चेंज आएगा कि आज हो सकता है कि मार्केट जीरो टू हीरो बना दे। शब्द सुनिएगा, जीरो टू हीरो बना दे। ये वाला भूल गई कि उसी का एक दूसरा पक्ष भी होता है, हीरो टू जीरो। तो आप जिस दिन ट्राई करने के लिए उस मार्केट में चली जाएंगी, आप कितनी भी बड़ी ज्ञानी क्यों ना हो, आप लॉस बुक करके आएंगे। अवॉइड द ट्रेड, वह भी एक आपका प्रॉफिट होता है। किसी दिन मार्केट में ना जाना भी आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होता है। तो अब इतना डिसिप्लिन और इतना साइकोलॉजी अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी के साथ जोड़कर ट्रेड करते रहिए। आप देखेंगे कि आप लॉस तो कभी देखेंगे ही नहीं, और जो जिस दिन लॉस देखेंगे उसके पीछे का कारक होगा कि कोई ना कोई गलती किसी न किसी वजह से, चाहे न्यूसेंस में किया गया हो, चाहे अवॉइड का एटीट्यूड करके किया गया हो, चाहे रिस्क लेने के लिए किया गया हो, या कैपिटल मल्टीप्लाई करने के लिए किया गया हो। व्हाट इज योर साइकोलॉजी दैट इज रनिंग इनटू योर माइंड, इट इज योर सब्जेक्ट। बट लास्ट में यही है कि कोई ना कोई साइकोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाती है और आप वहां पर एंट्री करते हैं और लॉस बुक करते हैं। मनी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी दोनों का तड़का लगाकर आप ट्रेड करते रहिए। आपको कभी भी, क्योंकि ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे ही मैंने अपना पूरा समय दिया और उसका रिजल्ट आप सबके हाथ में है भी। बाकी तो अब पूरा मैं चैप्टर क से लेकर 11 तक पढ़ा रहा हूं। बाकी आप इसमें साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्लियर हो गया? कई बार देखो, सारा गेम साइकोलॉजी का है, सारा गेम। जैसे भैया से रास्ते में चलते हुए मेरे से इन्होंने बोला कि सर इतना सरल है कि ये भी अपच हो रहा है, ये भी तो साइकोलॉजी है, ये भी तो साइकोलॉजी है। दवा डॉक्टर ने देते ही आपने सोचा क्या फायदा करेगी, यह भी तो एक साइकोलॉजी है। यह सारा गेम साइकोलॉजी का है। तो इसलिए मैं आप सभी लोग से कह रहा हूं कि प्लीज वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। अगर आप जुआड़ी हैं, अगर आप अपने आप को कहते हो मैं तो रिस्क लेना पसंद करता हूं, मूवी आई थी ना रिस्क है तो इश्क है, करोड़ों में एक है। जैसे करोड़ों में बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर हैं, करोड़ों में कई लोग एपीजे अब्दुल कलाम हैं, तो उनकी बात अलग शख्सियत है। या तो वैसा आप मैच करिए, वैसा बनिए, लेकिन उनकी फिलॉसफी को लेके उस शब्द को झोंक के सामाजिक रूप से कहो मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो भगवान ही बचाएगा। अच्छा होना और अच्छा बोलना दोनों में बहुत अंतर होता है, सीधी सी बात है। साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत हुई है। साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है इसको सुनिए। मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। आपने मेरे से डे फर्स्ट से लेके आज तक आप सिर्फ एक शब्द सुनते आ रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का सेंटिमेंट, यही सुनते आ रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर आप समझने पर अगर काम कर गए तो आप ये नोटिस करेंगे कि मार्केट जैसे ही अपनी पोजीशन पर आती है तो फिर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होकर वैसे ही चलती है जैसे आप सोच रहे होंगे, यदि आपने इसको पढ़ा है तो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर एक दूसरी चीज मार्केट की साइकोलॉजी। देखो अभी एक साइकोलॉजी क्या थी आपकी, अब एक होती है मार्केट की साइकोलॉजी। जाहिर सी बात है, ऑपरेटर इतना बड़ा कैपिटल लेकर आए हुए हैं तो उनका रिस्क हमारे रिस्क से कई गुना ज्यादा है, तो इट मींस दे आर मोर डिसिप्लिन। अब वह भी तो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल गेम करेंगे, वो सेफर गेम करेंगे, वो कभी भी रिस्क लेने नहीं आएंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, सेफ गेम को करने की कोशिश करेंगे। अब सेफ गेम का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ईमानदारी से सुनिएगा कि मार्केट की साइकोलॉजी, जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट एक कंडीशन पर आकर के रुक रहा है, तो जाहिर सी बात है अब आप मार्केट के स्ट्रक्चरल कंडीशन के अनुसार सोचना शुरू करिए कि क्या इस जोन से मार्केट की कंडीशन पैनिक्ड हो सकती है।
क्या यहां से मार्केट को होल्ड किया जा सकता है? क्या रिटेलर इससे नीचे, क्या ऑपरेटर इससे ऊपर इसको जाने देंगे? अब आप कैसे सोचेंगे? अपने अनुसार नहीं, मार्केट के अनुसार। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, आप क्यों कोई चीज की नीड है, तो नीड है तो जाहिर सी बात है आपने डिमांड पैदा करी। अब आप मार्केट में आए, अपने फिजिकल मार्केट में आए। अब फिजिकल मार्केट में आपके पास जितनी रकम है आपकी जेब में, आप उसी के अनुसार ही चुनाव करते हैं। खाने का भी उसी के अनुसार चुनाव करते हैं, पहनने का भी उसी के अनुसार चुनाव करते हैं, सभी चीज का। तो अब उतना पैसा लेकर जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्या साइकोलॉजिकल रूप से आपको नहीं पता होता कि मेरा खर्चा इतना ही है और मेरी क्षमता इतनी ही है? पता होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कभी कभी हम ओवर ट्रेड कर लेते हैं, या ओवर रिएक्ट कर लेते हैं, या ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और इस तरीके की चीजें, इस तरीके की समस्याएं ऐसे पैदा हो जाती हैं। Am I right? ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब हमने ट्रेड के लिए अंदर गए, फिजिकल मार्केट की बात कर रहे हैं। अब अचानक से हमें पूरा मार्केट सजी हुई दिखाई दी, तो किसी ने अपने डिस्प्ले को बाहर कर रखा है, किसी ने इतना अच्छा रुझान आ जाए इसलिए कोई ना कोई एक अलग सा आडंबर रच रखा है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उधर। जबकि आपको क्या उद्देश्य है कि मुझे पानी की बोतल चाहिए 20 रुपए की, तो अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पानी की बोतल। लेकिन एक कहेगा कि यार देखो, जब तुम्हें पानी की बोतल ही चाहिए और 20 ही रुपए हम भी चार्ज कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मेरी शॉप एसी की है, उसमें आके ठंडे क्यों नहीं हो जाते हो? अब आपको भी लगेगा यार बड़ा अच्छा आदमी है, बात तो ठीक ही कह रहा है। पानी की बोतल 20 की उनके यहाँ भी मिलेगी, 20 की उनके यहाँ भी मिलेगी, और एसी की ठंडी हवा। बोल रहा है भैया काहे बाहर खड़े हो, आके ठंडी हवाएं खा लो। और जब बाहर साहब अंदर आएंगे तो इसका मतलब मार्केट में अंदर आ गए। अब साइकोलॉजिकल रूप से 20 रुपए की पानी की बोतल लेने आए थे, एसी के अंदर आ गए, अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन अब इसके बाद रब रखा, इसके बाद तो वो व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, वो वहां पर मौत तय हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिए कि मार्केट की साइकोलॉजी से समझना सीखें। मार्केट की साइकोलॉजी से आप कैसे लड़ेंगे? उसका दोस्त हो जाइए, सिर्फ उसका दोस्त हो जाइए। यदि आप मार्केट से लड़ने के ख्वाब देख लिए ना, तो फिर तो शायद कोई बचा पाएगा। आप मार्केट का दोस्त हो जाइए, आप ऑपरेटर के दोस्त हो जाइए, आप एफआईआईज के दोस्त हो जाइए, आप डीआईआईज के दोस्त हो जाइए। एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। आपके भारत के जो इन्वेस्टर हैं वो डीआईआईज के रूप में जाने जाएंगे, जो बाहर से पैसा लगा रहे हैं उसे एफआईआईज जाने जाएंगे। बाकी कैपिटलिस्ट होते हैं जो कि अपना पैसा लगा रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? तीसरे शब्द में आता है स्टॉप लॉस हंटिंग। हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैंने 1.5 महीने की क्लास में कभी भी अपने लोगों को स्टॉप लॉस नहीं लगाना सिखाया। इसके पीछे का रीजन कई हो सकता है, मैंने आप लोग को स्टॉप लॉस बताया भी, लगा के भी दिखाया, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी सिखाया, पढ़ाया, बट मैंने कहा कि स्टॉप लॉस 30 रुपए का लगाने से अच्छा कि अपने दिमाग में स्टॉप लॉस लगाओ और 500-700 रुपए का लॉस देखते ही मार्केट से बाहर हो जाओ। अब ये स्टॉप लॉस लगाना आप सीखने के लिए, तो यहां पर 4 तरीके हैं सीखने के। सीखने का तरीका यहां पर 4 है, लेकिन लगाने का तरीका आपकी सबकी अपनी साइकोलॉजी पर आता है। जैसे कई बार क्या हुआ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। अब ये बहुत खूबसूरत सी चीज है साइकोलॉजी पर, जो जहां से मैंने अपने आप को चेंज किया पढ़ाने का एटीट्यूड। इसको सुनिएगा। एक व्यक्ति ने यहां पर एंट्री बनाई, ठीक है, मान लेते हैं 200 रुपए में, और यहां पर उसने अपना एसएल लगा दिया, मान लेते हैं 180 रुपए। उसने 20 रुपए का स्टॉप लॉस दे दिया कि ठीक है भाई, मार्केट नीचे गिरे, मेरे अगेंस्ट जाए तो 20 रुपए लेकर मुझे मार्केट से बाहर कर दे। ठीक, मार्केट आराम से इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। ये तो हुआ स्टॉप लॉस। दूसरा शब्द होता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती रहे, आप अपना स्टॉप लॉस उसके क्लोजर बढ़ाते रहे कि अगर मान लीजिए मार्केट पलटती है तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में ही कोई इंपैक्ट ना पड़े और आपको बाहर कर दे। अब क्या हुआ, मार्केट गिरनी शुरू हुई उसके अगेंस्ट। 180 रुपए था,
183 पहुंच गया। अब उस बंदे ने क्या किया, पढ़ा तो था ही स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पढ़ा था कि जब मार्केट प्रॉफिट में जा रही हो और आपको डर लगे कि पलट ना जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। मतलब 200 रुपए की चीज 250 हो जाए तो 234 लगा दो, 280 चली जाए तो 260 लगा दो। तो उसने इसके उलट स्नेहल जी कर लिया। क्या किया, जैसे ही 183 पहुंचा उसके दिमाग में अरे यार 183 आ गया, 3 रुपए का मार्जिन है, अभी हिट करके हमको बाहर कर देगा। अब उसने इसको 170 कर दिया। बच जाए हम स्टॉप लॉस से। अब जब ये 183 से 177 आया, 175 आया, बोला अरे बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है, फिर 175 हो गया यार, फिर 5 रुपए का मार्जिन है, अभी हमको यार टच करके फिर बाहर कर देगा। फिर उसने इसको कर दिया 150। कैंडल देख लिया, यह यहां से रिजेक्ट हुई थी। देखो ज्ञानी है ना, पढ़ा लिखा आदमी है, स्टॉप लॉस भी सीखा है, यूट्यूब से सीखा, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखा। स्टॉप लॉस देखा प्रीवियस वाली कैंडल का स्पाइक, अच्छा लगता है ना, टैलेंटेड व्यक्ति का शब्द भी टैलेंटेड होता है। पिछला वाला कैंडल सर देखिए इस वाले प्राइस एक्शन से रिजेक्ट हुआ था, वो आके यहाँ 150 रुपए देखा और 150 रुपए का उसने स्टॉप लॉस लगा दिया। आप याद रखिएगा कि जब स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हो जाती है तो आप चाहे कितना भी पीछे क्यों न चले जाएं, स्टॉप लॉस हंटिंग वो आपको चेस करना शुरू कर देती है। तो जब आप 100 200 रुपए की चीज पर 183 रुपए स्टॉप लॉस लगाए थे, तो आप 170 150 रुपए क्यों कर गए? मतलब आपने अपने कैपिटल का 50% क्यों दे दिया? बस पेशेंस कि अभी यहां से हो सकता है टकरा जाए और टकराने के बाद फिर वापस चली जाए, हम बचे रह जाएंगे। अब इसी के उलट मेरी साइकोलॉजी देखिए क्या होती है। मेरी साइकोलॉजी होती है कि यहां ले लो, हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से आपके अगेंस्ट चला जाए तो भाई पूरा लॉस हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो, बीच में कोई एक स्टॉपेज 150 रुपए का, तुम यहां तक तो आने वाले थे, तो ऐसा करो 150 130 140 रुपए लगाकर पहले ये सोच लो कि मार्केट इन केस कभी बहुत तेजी से नीचे गिर गई तो भी हमारा पैसा सेफ हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन से हम मार्केट में लगा लिए। दूसरा मैंने आप लोग को साइकोलॉजी क्या सिखाई है कि बस जैसे मार्केट यहां से आपके अपोजिट गिरे तो आपके पीएनएल में लॉस तो दिखेगा ना भाई कि 900 निपट गया। 900 निपटने के बाद व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, किस चीज का वेट कर रहे हो कि वो 2000 हो जाए? तो मैं आपको अपनी राय क्या दे रहा हूं, 900 पे काट लो और 1100 रुपए आकर हनुमान मंदिर में दान दे दो। हम सब यहां पे इतने सारे लोग हैं, उनको पार्टी कर दो। लेकिन वहां पर फिर हम साइकोलॉजिकल मजबूत हो जाएंगे। 9 लोग को हम खिलाएं, 2000 तो दे रहे थे ना भाई लॉस, तो 900 पे काट लो, 1100 सेव कर लो। स्टॉप लॉस, इसीलिए मैंने आप लोग को कहा कि स्टॉप लॉस नाम की चीज को अपने दिमाग में एकदम धसा करके नट बोल्ट टाइट कर दीजिए और कहिए देख भाई मैं आज, जैसे अमित हमेशा बोलते हैं सर आज 500 का स्टॉप लॉस बस बर्दाश्त, 650 किसी वजह से गलती से हो गया तो बाहर, फिर मार्केट बनेगी भाई, फिर मार्केट आएगी। आज फिर एक फिलॉसफी आपको सिखा दे रहे हैं, सेव योर कैपिटल फर्स्ट। सतीश जी बोलते हैं ना 9 मन तेल होगी और राधा नाचेगी, तो ज्यादा अच्छा क्या है, तो 9 मन तेल को पहले बचा लो। कल अगर राधा 2 जगह नाचना हो तो एक जगह तो नाच ले, नहीं तो पता चला अगर ये नाच के यहाँ तक आ गई और पोर्टफोलियो में 12,000 रह गया 24 से, अब कहा बात के नाचेगी? अब तो 12,000 में नाचना ही तय नहीं है। अब एक्सपायरी का इंतजार करो। साहब ने पढ़ाया था कि भैया एक्सपायरी का इंतजार मत करो, वो 0 टू हीरो होता है, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगले ने कहा था यहाँ 12, अब भाई शिवम भी तो बैठे क्लास में, उन्होंने कहा इसको सेव करो, एक्सपायरी आती है एक दिन, वो 12 को 40 ऐसे बनाती है जैसे लगता है मौजी मौज, फिर खूबसूरत चीज मिल गई, आत्महत्या के लिए जहर मार्केट में टहल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हाँ 12:40 हो जाता है, हाँ 12:40 हो जाता है। फिर एक दिन थर्सडे आ गया, बुधवार आ गया, ये 12:40 हो गया। फिर उसके बाद सेव द कैपिटल फर्स्ट। 38,000 के ट्रेड से काम कर रहे हो, जैसे ही 2200 रुपए लॉस देखे किसी वजह से, बाहर हो जाओ, इमीडिएट बाहर हो जाओ। क्योंकि मैंने आपकी साइकोलॉजी में आपसे पूछा तो आपने कहा कि मैं ग्रीन से प्यार करता हूं, तो अगर अब की बार आप रेड पर रुके तो यह आपको उत्तर देना पड़ेगा कि ये धोखेबाजी क्यों। पहला पॉइंट मार्केट वहां पे जो हम देखते हैं पिछली बार अपने में करनी चाहिए, जैसे हम ट्रेंड देखते हैं
कैंडल देखते हैं, थोड़ा बहुत जानने लगे। अगर वहां पर देखे डेटा कैपिटल बड़ा है, वेरी नाइस, कैपिटल बड़ा है, क्वांटिटी ज्यादा लिया है, एकदम ठीक है। ठीक है। अब हमारा जो लॉस होगा ना वो हाँ तुरंत तुरंत फ्लक्चुएट करके मतलब 1000, 1500, 2000 तुरंत पहुंच जाएगा, हाँ हाँ, कंपेयर टू कम। वेरी नाइस। तो सर वहां पर क्या होता है कि हम लोग को पता है कि एक हमने जो ट्रेंड बनाया चलिए है, मैं समझ गया। आप ये देखिए, ये पढ़ाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप निकल जाएंगे। आपने तो यहां पर और यहां पर अपनी एंट्री और एग्जिट बनाई है ना। तो जब आप यहां एंट्री बनाए हैं और यहां पर कहीं आप गलती से ले लिए हैं और आपको पता है कि यहां पर लेना था मुझको, तो ये जितना लॉस दिखा रहा है इतना हम मैनेज करेंगे। फिर इसके नीचे कहीं आपने अपना स्टॉप लॉस सोचा होगा, तो ये तो आपका वैसे ही ट्रेड फ्रेम हो गया। इसके नीचे आप अपराध हो जाए। हाँ, इसके नीचे हाँ, यही कहने का मतलब है भाई। रिस्क एंड रिवॉर्ड में ये पता किया गया कि आप 25,000 के फंड से जा रहे हो तो मिनिमम आप 2200 रुपए का लॉस अपना ध्यान में रखे थे। ये तो आपका रिस्क एपेटाइट है ना। तो आपने कहा 2200 रुपए मेरा रिस्क है, तो आप जहां पर एंट्री बना रहे हो वहां से 2200 रुपए आपने अपने जहन में रख लिया। क्लियर हो गया। तब वो 1600 तक आ रहा है तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जब वो इधर की ओर आ ही रही है तो आपके पास दो फायदे हैं। पहले सुनिएगा सब लोग बहुत ध्यान से। यहां पर मान लेते हैं आपसे यहां गलत एंट्री हो गई, अब मार्केट पलट रही है और यहां तक आ रही है, तो भी तो आपका लॉस दे रही है और आपको ये पता चल गया कि मेरा एंट्री पॉइंट ये था ना। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पर भी अपने आप को इमोशनल कंट्रोल करो, तुरंत बुक करो और आप खुद बनाओ कि एक रेड कैंडल नहीं साहब दो बन जाओ। और स्टॉप लॉस जहां लगाए थे वहां तक मार्केट के आने का इंतजार करो, मार्केट के बाहर से। यहां पे दो फायदा हो जाएगा। एक, आपका एलटीपी आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आपके पास तो दो फायदा हुआ ना यहां निकलने का। एक, आपका कैपिटल सेव हो गया, दूसरा एलटीपी कमजोर हो गई, और तीसरा इसी एलटीपी पे आप ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड भी कर सकते हो और बने रहोगे। फालतू का नाटक, इमोशनल लॉस, कैपिटल का लॉस। क्लियर हो गया। तो आप अपने इस साइकोलॉजी पर सबसे ज्यादा काम करना शुरू करिए। अब आता है लिक्विडिटी ग्राफ। क्वांटिटी से हम लोग इसको समझते हैं कि भाई जितना आपके पास पैसा हो, जितनी आपकी लिक्विडिटी हो, उसी के अनुसार ही ट्रेड करिए। इसमें ओवर ट्रेडिंग भी शब्द आ जाता है कि प्लीज ओवर ट्रेडिंग मत करिए। क्वांटिटी मैनेजमेंट भी आ जाता है कि प्लीज अगर 50 से कंफर्टेबल हो तो उनका देखकर 105 मत कर लो ना। क्यों? क्योंकि वो 105 से कर रहे हैं तो उनकी ट्रेड साइकोलॉजी कुछ अलग है। अब हम 465 से कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद आपको लगा कि घर से ला देते हैं, 465 से ट्रेड कर देते हैं। कौन डेली डेली गड्ढा खोद कर साले को पानी पिएगा। आज एक दिन में कुआं खोद देते हैं और 40-45 हजार रुपए लेकर घर जाते हैं। गलत मत करिए। बूंद बूंद करके भी घड़ा भर जाता है। छोटे छोटे स्टेप से बहुत बड़ा करियर बन जाता है। ऑलवेज फोकस ऑन स्लो स्टडी एंड गो। तो आपसे लिक्विडिटी को लेकर के बात हुआ कि प्लीज ओवर ट्रेड मत करिए। प्लीज आप अपने पैसे को 25,000 से 40,000 मत कर दीजिए। जैसे शिवम जी से मैं हमेशा बोलता हूं भाई, पूरे एक्साइटमेंट में मेरे से बोलते हैं, थोड़ा सा भी मंद बुद्धि का होता तो इतनी बार मैं परेशान होता जिसकी कोई सीमा नहीं। तुरंत बोलते सर 40 है, जब आप बोलिए 1 लाख कर दें। अब ये तो समझ नहीं आता, या तो मेरे से बोले तो मैं अपना 40 दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इसको तुरंत 1 लाख कर दो। 40 को 1 लाख ट्रेड से करिए, ओवर ट्रेड मत करिए, कैपिटल रेजिंग मत करिए, बाहर से पैसे को उसमें लाकर मैनिपुलेट मत करिए। अन्यथा लंबी क्वांटिटी लिक्विडिटी ग्राफ पर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी आपको ओआई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आता उतने लेवल पर, और ना आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है कि मैं वहां जाकर के आपको यह समझा सकूं कि उस ओआई का जरा यह भी देखो कि वजन कितना है। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम 1,000, 4,000, 6,000 क्वांटिटी के साथ ये वैल्यू ट्रेड कर देते हैं तो ये 2 से 3 भाग में हमारी एंट्री क्यों करता है? ग्रो। याद आया? ये उसी का उत्तर है। अभी आप ओआई जान ही रहे हो नहीं हो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस वैल्यू के बीच में क्या समझौता है। अब प्राइस वैल्यू ओवर हो गई तो इसका मतलब आपका पैसा भी वहां पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करने लगा। मेरी बात नहीं समझे? ये रजिस्ट सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे आपने पैसा लगाया,
ये सोच के कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपको पता है कि आप ओआई कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। ओआई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह हुआ कि आप अपना पैसा जब वहां पर लाख, 2 लाख, 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए उस ओआई पर खर्च कर दिए, तो इसका मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पे उस ओआई के लिए ज्यादा पैसा आ गया। इसका मतलब आप अगर आप नीचे नीचे के लिए हैं तो सपोर्ट पर लगाए, तो आपने सपोर्ट को और मजबूत बना दिया ना। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिए कि आप अपनी लिक्विडिटी पर ध्यान से फोकस करते हुए बढ़ाने पर फोकस करिए, ना कि कैपिटल रेजिंग पर फोकस करिए। इसमें आप विनय जी से भी सीख सकते हैं कि ये 2000, 4000, 5000 रुपए से ही अपना ट्रेड करते रहे, चाहे 200 ही किए, चाहे 300 ही किए, लेकिन इन्होंने कभी भी ओवर ट्रेडिंग तो बहुत किए हैं, 4 बार, 5 बार, 3-3, 4-4 बार आपने ट्रेडिंग ली है, 5-5 बार, लेकिन कैपिटल रेजिंग नहीं किया। उन्होंने उसको मल्टीप्लाई करके ओवर एक्साइटेड नहीं हुए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपस में टीम वर्क से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बशर्ते नियत सीखने की हो। यह पैसे की दुनिया है भैया, इसमें सीरियसनेस बहुत जरूरी है। मैं इससे प्रीवियस वाली क्लास में ना ऐसे पूरे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, कौन कौन थक गया यार, किसको किसको थोड़ा सा पानी का, तो जानते ही हो सब आतंकवादी तो स्टूडेंट बैठे ही रहते हैं। हाँ सर, 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है एक रिफ्रेशमेंट हो जाना चाहिए। सारे लोग, उसमें खाली 2 लोग, एक रिश्ता बहुत अच्छी लड़की है वो, और 2 लोग जो है आंसर किए, नहीं सर वी शुड टू कंटिन्यू। फिर उसके बाद सबकी बारात मैंने लूट ली, 2 को छोड़ के। मेरे बहकावे में मत आओ भाई। क्यों? क्योंकि यदि आप इस क्लास के लिए सीरियस नहीं हो सकते, तब तो फिर अब रहने दो कि कितनी अच्छी क्लास और आपने अपने करियर में कितनी पढ़ाई पढ़ी होगी। ये पैसे की क्लास है, ये मनी मैनेजमेंट की क्लास है, ये रियल ऐसा पैसा है जो आपकी जिंदगी को यूं करके बदल देगा। एक सही कैंडल, एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा है, एक सही कैंडल एक व्यक्ति की जिंदगी बदल देती है। तो इसको ना हल्के में लेना है और ना बहुत भारी में लेना है, साइकोलॉजिकल रूप से बैलेंस में लेना है। इससे एक्साइटेड हो गए कि एक दिन बदल जाती है, अब हर एक दिन इंतजार कर रहे हो, फिर वही वाली बात आ जाएगी, 9 मंथ रहेगी भाई। तुम हर दिन तो इस उम्मीद से आओगे कि एक कैंडल जिंदगी बदल देती है। वो एक कैंडल आई 4 साल बाद, 3.5 साल में पूरी बारात भी लुट गई, घर भी लुट गया, कुछ नहीं रहा। तो इसलिए शब्दों के इस फैक्टर में मत आइए। हम लोग इतने बुद्धिमान लोग होते हैं कि हम अपने बचने का रास्ता शब्दों से निकालते हैं। और मैं आप सब लोग को कहता हूं, अच्छी फिलॉसफी को अमल किया जाता है, झोंका नहीं जाता है। अमल करिए, अच्छी फिलॉसफीज को अमल करिए। अगर मैंने कहा है सेव योर प्रॉफिट फर्स्ट, तो अमल करिए। सेव योर कैपिटल फर्स्ट, तो अमल करिए। डोंट ओवर ट्रेड, तो अमल करिए। साइकोलॉजिकल मजबूत बनिए, तो अमल करिए, अन्यथा यह दुनिया आपको नो डाउट पैसा देगी। और यहां आज मेरे को इस बैच में सबसे अच्छी चीज ये है कि सबका पोर्टफोलियो 1-2 लोग को छोड़कर, वो हवन करने में हाथ जल गया हम लोग का, होता है ना, इनका नहीं कराए, अपना नहीं कराए, तो ये हुआ। लेकिन खुशी ये बात की है मेरे को छोड़कर कि ये सारे लोग प्रॉफिटेबल हैं, ये खुशी की बात है। और आप साइकोलॉजी देखिए, इन्होंने मेरे से गाड़ी में चलते हुए कहा कि 12,000 का मेरा गाड़ी का खर्चा था। देखो साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, 40% तो खाली डेटा है, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। इन्होंने कहा 12,000 रुपए मेरी गाड़ी का सर खर्चा है, 12,000 रुपए तो हो गया है, लेकिन अचानक से उसने बढ़ा दिया, उसको 17,000 कर दिया। मैंने कहा ओवर ट्रेड मत करिएगा, यही ट्रेडिंग आप इसे खाली सब्जेक्टिव बना दीजिए और इससे खाली अपनी नीड फुलफिल कराइए, देखिए कर देगा। और शाम तक इन्होंने खुशखबरी दे दिया, एग्जैक्ट 4600 रुपए एक्स्ट्रा की दे दिया ना उसने आपको। अब उसी 4600 को अब अचानक से आप कहें कि एक बार की बात है, सर ने कहा था साइकोलॉजी पर बहुत काम होता है, मैनिफेस्टो बहुत अच्छी चीज होती है, जो बोलते हो वही होता है। फिर आपने कहा 4600-7600 भी तो बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाली साइकोलॉजी फीड हो गई, लेकिन वो वाला मंत्र भूल गए जब कहा गया था ओवर ट्रेड मत करना। लेकिन वो कहा, ये वाली में नट बोल्ट फिट नहीं होगी ना, वो फिट वही वाली होगी जो हम करना चाहते हैं, और उसको फिट कर दिए। जैसे अभी अगर हमको बाहर निकलना हो घूमने के लिए, कहेंगे कहां गर्मी है, गर्मी सब यहां से होती है, फिट कर दिए तुरंत नट बोल्ट खोल के। अब पढ़ाई की बात हो गई, गर्मी तो बहुत है सर, क्या बताएं, नट बोल्ट से हम अपने साँचे को फिट कर दे रहे हैं। प्लीज फिट करना बंद करिए। आगे आते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, ये बहुत खतरनाक होती है। ट्रैप ट्रेडिंग कहां देखने को मिलेगी आपको?
कैंडल्स पर। ट्रैप ट्रेडिंग कहां पे देखने को मिलेगी आपको? चार्ट पैटर्न पर। ट्रैप ट्रेडिंग कहां पे देखने को मिलेगी? ओआई पर। ट्रैप ट्रेडिंग कहां देखने को मिलेगी? हर एक जगह प्राइस को छोड़कर। ट्रैप ट्रेडिंग कहां देखने को मिलेगी? हर एक जगह खाली प्राइस को छोड़कर। कई बार आपने देखा होगा ग्रीन कैंडल जा रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो कैंडल कैसे बन रही है भाई? और अगर कैंडल बन रही है तो इससे पहले एक और कैंडल थी, मतलब दो कैंडल, तो दो कैंडल भी पढ़ ली हो। अचानक से रायता फैल जाएगा जिंदगी में। और 2 से 3, 3 से करके 15 मिनट अगर कैंडल चल गई तो चार्ट भी बना देगी। तो इसका मतलब है कि ट्रैपिंग आपको हर एक जगह मिलेगी, खाली मेरी तरफ से एक चीज पर ध्यान रखिए, दैट इज प्राइस एक्शन, दैट इज प्राइस एक्शन, दैट इज प्राइस एक्शन। वह कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो मार्केट को कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अगर 176 रुपए 83 पैसा कुछ दिख रहा है तो 176 रुपए 83 पैसा ही कुछ दिख रहा है, इधर और उधर नहीं दिखाया जा सकता। क्लियर हो गया? तो प्राइस एक्शन की सेट में दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज से सभी लोग अपनी डायरी और पेन लेकर बैठे, होमवर्क है माइंडसेट। आप लिख कर आएंगे अपने आप का व्यक्तित्व। आप लिखेंगे कि मैं कैसा सोच का व्यक्ति हूं, मैं किस लिए ट्रेडिंग में आया हुआ हूं, मैं किस लिए स्टॉक मार्केट में आया हुआ हूं। कल की क्लास में सभी लोग पहले पन्ने पर बड़े से बड़े अक्षर में लिखेंगे कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कौन है, आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग में क्यों आए हो। उद्देश्य होना चाहिए ना भाई, क्यों आए हो, व्हाट इज योर माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है। जुआड़ी की तरह आए हो, अमीर बनने के लिए आए हो, दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर आए हो, लिखो। कल के कल माइंडसेट पर आप लिखकर आइएगा। रिस्क मैनेजमेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। रिस्क मैनेजमेंट, इनका 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो इनका रिस्क एपेटाइट अलग है। आपका 10,000 रुपए है तो आपका रिस्क एपेटाइट अलग है। आप कुछ महत्वपूर्ण पैसा लेकर आए हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल अलग है। आप कभी भी यह मत सोचिएगा कि यदि अगर विनय जी आज 4,000 रुपए कमा सकते हैं तो मैं 700 क्यों। जिस दिन आपने इसके उलट सोच लिया कि 700 को 4300 बनाया जा सकता है, फिर आप नुकसान करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रो मत करिए, मैं ये कह रहा हूं कि ग्रोथ का माइंडसेट ठीक रखिए, बस इतना ही अंतर है। ग्रोथ करिए बट ग्रोथ का माइंडसेट ठीक रखिए। हमारा कैपिटल, ये चीज आप सतीश जी से सीख सकते हैं, 8,000 है आपसे सीख सकते हैं विनय जी, 4,000 है तो वही हमारा कैपिटल है। क्लियर हो गया? और उसी के अनुसार हम अपना रिस्क मैनेजमेंट लेंगे। इस दुनिया में कदम रखने के बाद देवशरण जी कभी मत सोचिएगा कि 50,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा। डे फर्स्ट में इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि इस दुनिया में लॉस होता है, बट मैं इतनी अच्छी पढ़ाई, इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतना अच्छा एथिकल, इतना प्रिंसिपल वाइज मजबूत रहूंगा कि मैं इसमें और किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लूंगा। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ रिस्क ही वाला नहीं है, यहां पे आप ईएम पढ़ेंगे, ईएम का मतलब होता है इमोशनल मैनेजमेंट, एमएम पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट, आरएम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। इस तरह से देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिस पर हमें एक वाइड चर्चा करनी है। और यह सोच के कि यह बैच बड़ी खूबसूरत है, सब सिंसियर लोग बैठे हैं, व्यापारिक स्तर पर सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। यह बैच इसलिए अच्छी है क्योंकि यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यापार से न जुड़ा हो, तो उसका मतलब है कि वह व्यक्ति और ज्यादा डिसिप्लिन हो सकता है, वो और व्यक्ति ज्यादा सीख सकता है। फिर नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। कोई भी कभी यह मत सोच के इसमें चले कि सिर्फ इसमें रिवॉर्ड और रिवॉर्ड और रिवॉर्ड ही है। आपने नोटिस किया होगा हर व्यक्ति यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड की बात करता है, मेरे को छोड़कर। मैं हर बार उसको टोक देता हूं, इसका दूसरा पक्ष नहीं होता है। दूसरा पक्ष कभी इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो एक कैंडल लोगों की जिंदगी बदल देती है। देखो अलंकार बोला है मैंने, एक कैंडल लोगों की जिंदगी बदल भी देती है और एक ही कैंडल होती है जो लोगों की जिंदगी भी बदल देती है। तो प्लीज रिस्क एंड रिवॉर्ड में ये दोनों को समझिएगा, मेरा रिस्क इतना होगा और रिवॉर्ड इतना होगा। रिस्क को कभी इग्नोर मत करिएगा, अन्यथा आपको सिर्फ सुनहरे सपने आएंगे और आप अमीर बनने के ख्वाब में रहेंगे। पोजिशनिंग साइज, मैंने अभी इसके बारे में आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट के थ्रू चर्चा की थी। कभी भी अपनी पोजिशनिंग को देखो, इसका मैं डिमेरिट्स में बात कर रहा हूं, लेकिन पोजिशनिंग साइजिंग मैनेज करना एक अच्छा भी तो होता है।
मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो 40 क्वांटिटी की जगह 150 क्वांटिटी रहेगी तो और प्रॉफिटेबल हो। पोजीशन साइजिंग अपसाइड डायरेक्शन में भी और लॉस के समय पर भी मैनेज किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा सा उदाहरण है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जो लेवल ट्रेडर होता है बस वही इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। आपने यहां से एंट्री बनाई, यहां पे एग्जिट बनाई, बीच में कहीं पे आपने यहीं कहीं एंट्री बना ली थी गलती से, तो इसके लिए साइकोलॉजी तो पढ़ा चुके हैं। अब इसकी साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं पोजीशन साइजिंग की। अब आपको लगता है यहां पर आपकी 100 क्वांटिटी थी, मार्केट नीचे जा रही है तो आप यहां पर इसे सीधा 50 कर दीजिए, नीचे जा रही है 25 कर दीजिए, नीचे जा रही है 15 कर दीजिए। क्लियर? तो जाहिर सी बात आप क्वांटिटी को हटाएं जैसे, हाँ सेल कर दीजिए उतना। जो आप सेल ऑर्डर पर जाते हैं तो वहां क्वांटिटी लिखी रहती है ना, इतना सेल कर रहे हो, तो वहां पे क्वांटिटी लिख दो। 100 खरीदे थे तो वहां पे लिख दो खाली 85, तो 85 सेल हो जाएगी, 15 बची रहेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको लगा मैं गलत एंट्री कर गया लेकिन मैं एग्जिट भी नहीं करना चाहता हूं, तो आप देवसरन क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में से 85 बेच देंगे और 15 क्वांटिटी होल्ड करेंगे। इससे आप मार्केट में भी बचे रहे और यही 15 क्वांटिटी आपका स्टॉप लॉस बन गया और मार्केट में पूरे टाइम बने हुए हो। भाई आपको स्टॉप लॉस से ही तो नफरत थी, और अब ये 15 क्वांटिटी के साथ आप मौज मारो। अब इसको यहां तक गिर जाने दो, ये करेगी भी तो क्या करेगी। 15 क्वांटिटी का जितना पैसा है वो पूरा लगा हुआ है और आराम से ये पूरा इसको गिरने दो जहां तक इसकी इच्छा है। वहां से जब रिवर्स होने लगे आप क्वांटिटी ऐड करने लगो, यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और यहां के बाद जब मार्केट अपसाइड जाएगी फिर आप उसी जगह पर वापस पहुंच जाओगे। ये पोजिशनल साइजिंग का खेल है, बात समझिएगा आप, और बाकी सभी लोग भी समझ सकते हैं। मान लो यहां एंट्री लिए थे, 100 क्वांटिटी लिए थे और 10,000 रुपए लगा था, इतना समझ आ गया। अब आपके अगेंस्ट मार्केट जा रही है, आपको लग रहा है कि यार तो बड़ा नुकसान हो गया और एसएल से आप डरते हो कि एसएल हिट कर देगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो आपने 10,000 में कितना सोचा अपना स्टॉप लॉस, मान लेते 2500, मान लेते 2,000, तो आपने क्या किया, यहां से 85 क्वांटिटी सेम टाइम पर सेल कर दी। अब आपके पास बचा 15, 100 रुपए को तो था ना, 100 क्वांटिटी 10,000 में आई तो एक शेयर की कीमत कितनी हुई, 100 रुपए, तो यहां पर आप 100 रुपए से गुणा कर लीजिए। अब आपके पास कितना रुपए कैपिटल इसमें लगा हुआ है, यही आपका स्टॉप लॉस था। अब जब स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करेगा तो आपको मार्केट से बाहर कहां करेगा, समझ गए? तो 1500 रुपए लगा के आराम से मार्केट में बने हुए हो। अब मार्केट यहां तक भी गिर जाएगी, 2 रुपए भी कर देगी तो आपका क्या नुकसान कर रही है, 1500 रुपए तो आपने लगाया ही था स्टॉप लॉस, लेकिन ये अच्छा है कि आप मार्केट में बने हुए हो। अब 1500 से जब मार्केट अप साइड जा रही हो तो आप अपनी क्वांटिटी फिर से ऐड करना शुरू कीजिए। समझ आ गया? किसी को डाउट? ये पोजीशनिंग साइजिंग का खेल था, यहां पर आप लोग पढ़ चुके हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसकी चर्चा कर देते हैं। फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर्स ब्लॉक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स भी पढ़ा दिया है, इसी में बाइंग जोन सेलिंग जोन भी पढ़ा दिया है, ये दोनों उसी के लिए याद है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा दिया है कि यहां से लेकर यहां तक मार्केट जा रही है तो बीच में वो ब्रेकअप जोन बनाती है, दैट इज नोन एज वीक जोन एरिया। क्लियर हो गया? तो इस पे हम लोग आपको एक वाइड चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जब क्लास पूरा पढ़ेंगे तो एक बार इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ा देंगे। यहां पे आपका प्राइस एक्शन की सीरीज का सिलेबस एनालिसिस पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इसके बाद की जो चर्चा होगी वो कैंडलस्टिक पैटर्न पर होगी। थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, उसके बाद